In this video, we are going to discuss Class 10 CBSE Term 1 Pre-Board 3 conducted at RN classes. Pre-Board 3 consisted of three sections, Section A, Section B, Section C. We are starting with discussion of Section A और उसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1. लेट्स रीड द क्वेश्चन. इफ डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC intersect each other at O, then there are four options. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं. क्या बोला है? इफ डायगोनल्स AC and BD of a trapezium ABCD. तो एक ट्रेपीजियम बना लेते हैं. से दिस इज द ट्रेपीजियम ABCD और क्या बोला है? द डायगोनल्स AC एंड BD इंटरसेक्ट एट O. AC एंड BD दे इंटरसेक्ट एट O. AB इज पैरेलल टू DC. ऑफ कोर्स ये इसके पैरेलल है. और क्या बोला है? ऑप्शंस दे रखी हैं. ट्राइंगल AOB मींस दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू BAD, AOD, COD, BOC. भाई ये ट्राइंगल किस ट्राइंगल के सिमिलर होगा ये देखना है. इसमें बहुत इजी है. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो डेफिनेटली ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या होने वाले हैं? सिमिलर. क्यों भाई? ये और ये एंगल्स कैसे हैं? वर्टिकली अपोजिट. और ये लाइंस पैरेलल हैं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कैसे हो गए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो दो एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल्स बिकम सिमिलर. अब AOB ट्राइंगल किसके सिमिलर हो गया? COD ट्राइंगल के. तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? C ऑप्शन इज द करेक्ट वन. Now we will discuss question number 2. What it says, in an equilateral triangle ABC, AD is perpendicular to BC. Then AD square is. क्या बोला है? Equilateral triangle ABC. तो एक equilateral triangle ABC बना लेते हैं. ABC. This is an equilateral triangle. AD is perpendicular to BC. AD is perpendicular to BC. ठीक है. Then AD square is. हमें क्या लिखना है? AD square को लिखना है. भाई AD square को किसकी टर्म्स में लिख सकते हैं? ऑप्शंस हैं BD square, CD square, BD square and BD square. तो कहीं ना कहीं BD square की टर्म्स में तीन ऑप्शंस अवेलेबल है हमारे पास. एक CD स्क्वायर की टर्म्स में. अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो, ABC कैसा ट्राइंगल है? इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर हम परपेंडिकुलर बना दें, ऑल्टीट्यूड बना दें, तो वो बेस को क्या करता है? बाइसेक्ट करता है. मींस BD और CD तो क्या है? इक्वल है. तो BD स्क्वायर की टर्म्स में बोलो या CD स्क्वायर की टर्म्स में बोलो, ऐसे ही करना है. कर लेते हैं भाई. AD स्क्वायर देखो, स्क्वायर ऑफ अ साइड हम इन्वॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम. तो इस ट्राइंगल से अगर मैं लिखूं तो AD स्क्वायर कैन बी रिटन एज. AD स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. अब AC और CD में कोई रिलेशन है? तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. तीनों साइड लेंथ्स बराबर हैं. अब अगर तीनों साइड लेंथ्स बराबर हैं और ये हाफ ऑफ दिस साइड है, मींस इन दोनों में रिलेशन क्या है? भाई CD जो है वो AC का हाफ होगा या AC जो है वो ट्वाइस ऑफ CD होगा. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ट्वाइस ऑफ CD. AC इज ट्वाइस ऑफ CD. इसका स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर. तो 2CD का स्क्वायर 4CD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर 3CD स्क्वायर. और CD किसके इक्वल है? BD के. तो 3BD स्क्वायर.
तो BD स्क्वायर वाली ऑप्शन अवेलेबल है 3BD स्क्वायर. सो विच ऑप्शन? डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्या है क्वेश्चन नंबर 3? अ वर्टिकल स्टिक 20 मीटर लॉन्ग कास्ट अ शैडो 10 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट अ शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. हाइट ऑफ द टावर इज. सेम टाइम पे एक वर्टिकल स्टिक की शैडो और एक टावर की शैडो, इसकी बात हो रही है. तो वर्टिकल स्टिक कितनी है? 20 मीटर लॉन्ग. इसकी शैडो ऑन द ग्राउंड कितनी? कास्ट द शैडो 10 मीटर लॉन्ग. दिस इज 10 मीटर. क्लियर? एट द सेम टाइम अ टावर कास्ट द शैडो 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. एक टावर है, सेम टाइम पर उसकी जो शैडो है दैट इज 50 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड. ठीक. हाइट ऑफ द टावर बतानी है. से दिस वन, ये हमें नहीं पता, h. अब ध्यान दो इधर, ये 20 है, ये 10 है, ये h है, ये 50 है. और क्वेश्चन में क्या बोला है? At the same time. This is very, very important. At the same time means elevation of the sun is same. अगर elevation same है तो ये जो दो ट्राइंगल्स बनेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे बनेंगे? सिमिलर. भाई ये वाला एंगल एलिवेशन और ये जो एलिवेशन है ये क्या होंगे? सेम होंगे. अगर ये दोनों ट्राइंगल सेम है तो मेरे ख्याल से नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. 10 by 50, 20 by h, रेशियोज बराबर. तो वहां से h की वैल्यू आ जाती है, दैट इज 100 मीटर. सो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4. बट इट सेज 3 bells ring at intervals of 6, 10 and 15 minutes. All the 3 bells rang at 6 a.m. The 3 bells will ring together again at. 4 options are there. 3 bells. Say bell 1, bell 2, bell 3. They ring at intervals of 6 minutes, 10 minutes and 15 minutes. 6 minutes, 10 minutes, 15 minutes. All the 3 bells rang at 6 a.m. तीनों bells ring करी हैं कितने बजे? 6 a.m. पे. They will ring together again at. भाई the first bell rings every 6 minutes. भाई 6 minutes के बाद बजेगी. Then it will ring at after 12 minutes. Then again after every 6 minutes it will go on ringing. The second bell rings every 10 minutes. It will ring after 10 minutes, then after 20 minutes, then after 30 minutes and so on. Similarly, the third bell will ring after 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes and so on. अब क्या बोला है? The 3 bells will ring together again at. तीनों bells एक साथ कब बजेंगे? भाई 6 o'clock पे, 6 a.m. पे they rang together. They will ring together again. अब ध्यान दो, 6, 12, 18, ये जो टाइम है ये है मल्टीपल्स ऑफ 6 में. सिमिलरली सेकेंड बेल्स के जो रिंग करने के टाइमिंग्स हैं दे आर इन मल्टीपल्स ऑफ 10, 20, 30. सिमिलरली थर्ड बेल रिंग्स आफ्टर 15, then after 30, then after 45. These are all multiples of 15. हमने तो एक ऐसा टाइम निकालना है जिसपे तीनों बेल्स जो हैं रिंग करेंगी. दे विल रिंग टुगेदर. मीन्स वो एक ऐसा टाइम होगा जो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तीनों में आएगा. भाई इसमें तो 6 के मल्टीपल्स आ रहे हैं, इसमें 10 के और इसमें 15 के. तीनों में आना चाहिए वो टाइम. मीन्स तीनों का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए. तीनों का कॉमन मल्टीपल.
तो कॉमन मल्टीपल में एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमारे को निकालना आता है, वो हम निकाल सकते हैं। 6, 10 और 15 का एलसीएम अगर आप निकालो, दैट कम्स आउट टू बी 30। मीन्स 30 मिनट्स के बाद द फर्स्ट बेल, द सेकेंड बेल एंड द थर्ड बेल ऑल विल बी रिंगिंग टुगेदर। तो 6 o'clock पे 6 AM के बाद आफ्टर 30 मिनट्स मीन्स एट 6:30. तो which option? A option is the correct one. Now we'll be discussing question number 5. पढ़ लेते हैं. Two positive numbers A and B are written as, A is written as x cube into y square into z, B is written as x into y cube, where x, y, z are prime. एक्स वाई जेड प्राइम नंबर्स है, मीन्स ए को हमने प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में, बी को भी प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख दिया। मीन्स हमने ए और बी की क्या लिख दी? प्राइम फैक्टराइजेशन। और क्या बोला है? देन एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ए और बी का एलसीएम। अब अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करियो तो दो नंबर्स का एलसीएम लिखना हमारे को आता है। वही हम क्या करते हैं? फैक्टर लेते हैं। सबसे पहला फैक्टर एक्स, तो x दोनों में है तो इसकी कौन सी पावर लेंगे? हाईएस्ट पावर। तो इधर है 3, इधर है 1, तो यहां पे आ गया 3। फिर नेक्स्ट फैक्टर विल टेक इज y, इधर है y स्क्वायर, इधर है y क्यूब, तो y की बड़ी वाली पावर, इधर 2 इधर 3, सो विल बी टेकिंग 3। नेक्स्ट फैक्टर विल बी टेकिंग इज z। अब z, यहां पे z है, यहां पे z है ही नहीं, तो z की पावर क्या लेंगे? 1 है इधर। और कोई फैक्टर बच गया? नहीं बचा। मीन्स दिस विल गिव अस द एलसीएम, दैट इज एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। तो विच ऑप्शन? एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6. द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 9654 and 1256 आर ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। इन दो नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम को बताना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर हम इन दो नंबर्स को देखें ध्यान से, तो इन दो नंबर्स में डेफिनेटली भाई ये एंड हो रहा है 4 से, ये एंड हो रहा है 6 से, दोनों नंबर्स क्या है? इवन। तो 2 डेफिनेटली इनका फैक्टर है। तो ऑप्शंस में अगर हम देखें तो एचसीएफ 1 तो नहीं हो सकता, मीन्स ये ऑप्शन तो नहीं हो सकती। अब 2 में है एचसीएफ 2 और 1 में है 3। 2 तो डेफिनेटली दोनों का फैक्टर है। अब हम चेक करते हैं क्या 3 भी इनका फैक्टर होगा। तो अगर हम पहले नंबर को चेक करें तो सम ऑफ डिजिट 9 + 6 15 + 5 20 + 4 24। इज इट डिविजिबल बाय 3? यस, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल। यहां देखें 1 + 2 3, 3 + 5 8, 8 + 6 14। This is not divisible by 3. Means क्या 3 इन दो नंबर से एचसीएफ हो सकता है? नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब रह गई ये दो ऑप्शंस। अब अगर आप ध्यान दो, ये दो नंबर्स हैं, एचसीएफ इनका डेफिनेटली 2 है, क्योंकि दो ऑप्शन बच गई हमारे पास, दोनों में एचसीएफ 2 है। और हमारे को क्या पता है? एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो वहां से अगर हम चेक करें तो what we find the HCF is 2 and LCM comes out to be 6062712. So B option is the correct one. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्या है? If x is equal to 2 cube into 3 raised power m into 5 raised to the power 4, y is equal to 2 raised to the power n into 6 square into 5 cube into 3. HCF of x and y is this. Then 2m plus n minus t is equal to. हमें क्या करना है? इसकी वैल्यू बतानी है। इसकी वैल्यू बताने के लिए अगर आप ध्यान दो, इसमें m इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें n इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें t इन्वॉल्व। इसकी वैल्यू तब पता लगेगी जब मेरे को m, n और t की वैल्यू पता लगती है। अब हम देखते हैं गिवन इंफॉर्मेशन। भाई x इसके इक्वल है और y इसके इक्वल है और गिवन है एचसीएफ ऑफ दीज 2 नंबर्स। अच्छा, x और y दोनों की फैक्टराइजेशन दे रखी है।
HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन देखें तो x तो ठीक है 2 क्यूब इंटू 3 रेज पावर m इंटू 5 रेज पावर 4 प्राइम फैक्टराइजेशन हो रखी। y इज इक्वल टू दे रखा है हमारे को 2 की पावर n इंटू 6 स्क्वायर इंटू 5 क्यूब इंटू 3। अगर आप ध्यान दो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन ठीक से नहीं है, क्यों? यहां पे 6 दे रखा है, 6 इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। तो हम इसको ठीक करके लिख लेते हैं 2 रेज टू द पावर n, इधर से बनेगा 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, 2 स्क्वायर आएगा मीन्स यहां पे हो गया 2 की पावर n प्लस 2, 3 स्क्वायर और इधर एक 3 है तो यहां से बन गया 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब। नाउ दिस फैक्टराइजेशन इज कंप्लीट। अब अगर आप ध्यान दो HCF लिखना, इनफैक्ट HCF दे रखा है हमारे को 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 रेज टू द पावर 3। अब अगर हम देखें इन दोनों में हाईएस्ट फैक्टर जो है 2 की पावर है वो 2। अब यहां तो 2 की पावर 3 है, अब यहां पे आती है लीस्ट पावर तो ये है 2, मीन्स यहां पे डेफिनेटली क्या होगा? पावर 2। अब यहां तो है 2 की पावर n प्लस 2 और 2 की पावर 2 मीन्स n प्लस 2 2 के बराबर है, तो n किसके इक्वल हो गया? 0 के इक्वल हो गया। क्लियर? उसके बाद अगर हम देखें 3 की पावर m, इधर है 3 क्यूब और HCF में है 3 की पावर 2 मीन्स कॉमन है 3 की पावर 2, तो लीस्ट वाली जो पावर है 3 की वो है 2, इधर तो 3 है मीन्स इधर पावर 2 होनी चाहिए, मीन्स m इज इक्वल टू 2। इसके बाद नेक्स्ट फैक्टर है 5 की पावर 4, इधर 5 की पावर 3, तो दोनों में कॉमन क्या है? लीस्ट पावर इज 3, तो HCF में क्या आना चाहिए? 5 की पावर 3। यहां क्या है? 5 की पावर t मीन्स t कम्स आउट टू बी 3। अब n0 m2 और t3 जब मैं यहां प्लेस करता हूं तो 2 इंटू m, 2 इंटू 2 4 प्लस n इज 0 माइनस t तो माइनस 3, तो 4 माइनस 3 इज 1। विच ऑप्शन? B ऑप्शन इज द करेक्ट वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। इफ द पॉइंट 2k minus 1, 3 minus k lies on this line, then 3k minus 4 is। किसकी वैल्यू बतानी है? 3k minus 4। 3k minus 4 की वैल्यू पता लग सकती है प्रोवाइडेड हमें किसकी वैल्यू मिल जाए? k की वैल्यू मिल जाए। अब गिवन क्या है? ये जो पॉइंट है ये इस लाइन पे लाई कर रहा है, ये पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है मीन्स इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह 2k माइनस 1 यहां पे प्लेस करो तो 4 इंटू 2k माइनस 1 प्लस 3 इंटू y की जगह पर 3 माइनस k इज इक्वल टू 35। इसको सॉल्व करते हैं तो ये बन गया 8k माइनस 4 प्लस 9 माइनस 3k इज इक्वल टू 35। 8k माइनस 3k इज 5k इज इक्वल टू minus 4 plus 9 is 5, 35 minus 5 is 30, तो k comes out to be 6। k आ गया 6, हमें वैल्यू किसकी बतानी है? 3k minus 4, तो 3 into 6, 18 minus 4 is 14, that is option A। We now discuss question number 9। If the equations 3x plus 2b minus 3 into y equal to 2 and a minus 1 into x plus 4y is equal to 3a minus 2 has infinitely many solutions, the value of 7a minus 2b is। किसकी वैल्यू बतानी है? 7a minus 2b की। ये वैल्यू पता लग जाएगी अगर हमें किसकी वैल्यू मिल जाए? a और b की। अब a और b की वैल्यूज फाइंड करने के लिए हमारे को क्या दे रखा है? These equations have infinitely many solutions। पेयर ऑफ इक्वेशन के infinite number of solutions कब होते हैं? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीनों कोफिशिएंट्स में रेशियोज बराबर। अब x के कोफिशिएंट्स में 3 और इधर a minus 1, तो
3 upon a minus 1 should be equal to y के कोफिशिएंट्स 2b minus 3 upon 4 should be equal to the ratio of constant terms 2 upon 3a minus 2. अब यहां से अगर a और b की वैल्यूज मिल जाए तो यहां पे ध्यान दो, इन दोनों से सिंगल वेरिएबल है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 9a माइनस 6 इज इक्वल टू 2a माइनस 2. तो यहां से आ गया 7a इज इक्वल टू 4. तो a इज इक्वल टू 4/7. अब a आ गया 4/7. ऐसे ही b की वैल्यू हम निकाल लेंगे. a की जगह 4/7 पुट कर दिया. सपोज हमने यहां पे पुट करा, क्या आ गया 3 अपॉन 4/7 minus 1, 4/7 minus 1 is equal to 2b minus 3 upon 4. और इसको अगर हमने करा तो ये क्या आ गया 4 minus 7 minus 3/7, ये बन गया minus 3/7. 7 तो ऊपर चला गया तो minus 3 से कैंसिल हो गया, तो ये आ गया minus 7 into 4 minus 28 is equal to 2b minus 3. तो 2b इज इक्वल टू माइनस 25. b की वैल्यू आ गई माइनस 25/2. वंस a और b की वैल्यूज आ गई, a और b की वैल्यूज यहां पे पुट कर दें तो क्या आ जाता है ये 7 इंटू a. तो 7 इंटू 4/7 माइनस 2 इंटू b, b इज माइनस 25/2. ये वैल्यू चाहिए, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया. तो 4 plus 25 that is 29. So which option? A option is the correct one. Now next is question number 10. If 3 is a 0 of both the polynomials, this and this, then 12a minus 5b is. वैल्यू इसकी बतानी, इसकी वैल्यू बता देंगे अगर हमें a और b की वैल्यूज मिल जाए. उसके लिए क्या गिवन है 3 is a 0 of this polynomial, 3 is a 0 of this polynomial also. अब 3 इसकी 0 है, मीन्स अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं 3 पुट कर दूं तो पॉलिनोमियल विल बिकम इक्वल टू 0. तो पुट करते हैं x की जगह 3, तो ये क्या आया 3 स्क्वायर 9, 9 इंटू 2 18, 18a प्लस 3b माइनस 9 इज इक्वल टू 0. किससे डिवाइड कर दो 3 से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया 6a प्लस b माइनस 3 इज इक्वल टू 0. एक इक्वेशन a और b में मिल गई. 3 इज अ 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल आल्सो. यहां पे पुट कर दो 3 स्क्वायर 9 प्लस 3a प्लस 4b इज इक्वल टू 0. a और b में दूसरा रिलेशन यहां से मिल गया. अब अगर आप ध्यान दो, यहां है 6a, यहां है 3a. अगर मैं a को एलिमिनेट करना चाहूं, क्योंकि इधर b है इधर 4b है, इधर यू विल एलिमिनेट a और b. तो मैं क्या करता हूं a को एलिमिनेट करता हूं, तो सेकंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूं 2 से. फर्स्ट इक्वेशन एज इट इज, सेकंड इक्वेशन को जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा ये बना 6a प्लस 8b प्लस 18 इज इक्वल टू 0. अब क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो 2 इक्वेशंस को, तो साइन विल गेट चेंज. ये कैंसिल हो गया, b माइनस 8b माइनस 7b माइनस 21 तो इज इक्वल टू 21. तो b कम्स आउट टू बी माइनस 3. b आ गया माइनस 3. फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, तो 6a माइनस 3 माइनस 3 तो माइनस 6, साइड चेंज करिए, इज इक्वल टू 6. तो a कम्स आउट टू बी 1. a इज 1, b इज माइनस 3. इसमें पुट करो a को 1 तो 12, b की जगह माइनस 3 तो माइनस 5 माइनस 3 प्लस 15. तो 12 प्लस 15 दैट इज 27. विच ऑप्शन? C option is the correct one. Now we discuss question number 11. Points A minus 2,6, B 1,2 and C 2,9 are the vertices of right angle triangle, equilateral triangle, right angled isosceles triangle और a scalene triangle. तो तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं.
ट्राइंगल किस टाइप का है ये बताना। अब तीनों वर्टिसेस दे रखे हैं तो आई कैन डेफिनेटली फाइंड द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। भाई ए बी साइड में फाइंड कर सकता हूं यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला। अंडर द रूट 1 माइनस माइनस 2, तो 1 प्लस 2 3, 3 स्क्वायर 9 प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4 स्क्वायर 16, तो अंडर रूट 25 दैट इज 5। सिमिलरली आई कैन फाइंड BC, ये आ जाएगा अंडर द रूट 2 माइनस 1 1, 1 स्क्वायर इज 1 प्लस 9 माइनस 2 7, 7 स्क्वायर इज 49, तो ये आ गया अंडर रूट 50 दैट इज 5 रूट 2। And similarly I can find the third side CA, that comes out to be minus 2 minus 2, तो minus 4 का स्क्वायर 16 प्लस 6 माइनस 9 माइनस 3 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो ये आ गया अंडर रूट 25 दैट इज 5। अब दो साइड्स इक्वल आ गई तो डेफिनेटली ये आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है। तीनों साइड लेंथ इक्वल नहीं है तो इक्विलेटरल भी नहीं हो सकता, दो इक्वल हैं स्केलिन भी नहीं हो सकता, इन दो में से एक होगा। अब चेक करना है क्या ये राइट एंगल्ड है। आइसोसेलेस डेफिनेटली आ गया, तो राइट एंगल ट्राइंगल वाली ऑप्शन और राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल वाली ऑप्शन में से कौन सी ठीक होनी चाहिए? सी ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट वन। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। A card is drawn from a well shuffled pack of 52 cards. The probability that the drawn card is either a king or a red card. अब 52 कार्ड्स में से a card is drawn at random. Probability किसकी निकालनी है? Either a king or a red card. How many kings are there? Kings हैं 4 and red cards कितने हैं? 26। अब अगर आप ध्यान दो इन 4 किंग्स में some red kings are also there. How many red kings are there? 2 red kings are there. तो वो 2 तो यहां पे ऑलरेडी काउंटेड हैं, तो नंबर ऑफ ब्लैक किंग्स 2 एंड टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26, तो टोटल फेवरेबल कार्ड्स आर 28, तो प्रोबेबिलिटी इज 28 by 52। 4 से कैंसिलेशन करें तो दैट बिकम्स 7 by 13, तो विच ऑप्शन? ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। So let's now discuss question number 13. A basket contains 5 red, 6 green and 4 black balls. Basket contains 5 red, 6 green, 4 black balls. If a ball is drawn at random, then the probability of not getting a green ball. देखो 5 red है, 6 green है and 4 black balls are there. So how many total balls are there? 15. The probability of not getting a green ball नहीं चाहिए, means these are not favorable. So favorable are 5 and 4, 9. So 9 out of 15, that is 3 by 5. Which option? D option is the correct one. Now next is question number 14. A quadratic polynomial with 1 0 as minus 2 by 3. Quadratic polynomial 1 0 as minus 2 by 3 and sum of zeros as 3 by 4 is, 4 ऑप्शंस दे रखी हैं, एक 0 माइनस 2 by 3 और सम है 3 by 4। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आइडेंटिफाई हो सकता है अगर हमें सम भी मिल जाए और प्रोडक्ट भी मिल जाए। सम तो दे रखा है, प्रोडक्ट भी मिलना चाहिए, तो प्रोडक्ट के लिए देखो एक 0 दे रखी है, दूसरी 0 निकाल लेते हैं। भाई 1 0 is minus 2 by 3, another 0 is say alpha and sum is 3 by 4, तो यहां से अल्फा की वैल्यू आ गई 3 by 4 plus 2 by 3, that gives me LCM as 12,
तो 12 by 4 3, 3 3 are 9 plus 12 by 3 is 4, 4 2 are 8, तो 17 by 12, ठीक। और दूसरी जीरो है -2 by 3, तो प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा दैट इज 17 by 12 into -2 by 3, दैट गिव्स मी, बोलो 2 6, तो -17 by 18. प्रोडक्ट इज दिस एंड सम इज 3 by 4. अब हम चेक करते हैं सम 3 by 4, यहां पे 3 by 4 है, 27 by 36, बिल्कुल 3 by 4 है। प्रोडक्ट 17 by 18, -17 by 36, नहीं 17 by 18 तो नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता। यहां पर अगर हम देखें -27 और इधर 36, तो 27 by 36, 3 by 4, सम तो मिल गया 3 by 4। प्रोडक्ट -17 by 18, -34 by 36, is it -17 by 18? Yes, it is -17 by 18, तो दोनों चीज वेरीफाई हो गई, तो डेफिनेटली बी ऑप्शन इज द करेक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। An arc of a circle of radius 28 centimeter, radius is 28, subtends an angle of 45 degree at the center of the circle. Area of the corresponding major sector is, options are there. मेजर सेक्टर का एरिया बताना है। ये सर्कल, इसका रेडियस दे रखा है 28, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। एक आर्क है विच इज सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सेंटर। सेंटर पे कितना एंगल? 45 डिग्री का। कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर कौन सा हुआ? दिस वन, ये मेजर सेक्टर है, तो इस मेजर सेक्टर का एरिया निकालना। सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं? सेक्टर का एरिया हम निकालते हैं थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब थीटा कौन सा होता है? वही मेजर सेक्टर के लिए सेंट्रल एंगल दिस वन। ये एंगल पता लग जाएगा, बिल्कुल पता लग जाएगा। ये 45 है, टोटल इज 360, सो दिस एंगल विल बी 315 upon 360 into pi 22 by 7 into r is 28, so 28 into 28, that will give you the answer। इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो सिंप्लीफाई करके पता क्या आंसर आता है? ऑप्शन सी। So next we will discuss question number 16। Zeros of this polynomial are A option, B option, C option, D option। इस पॉलिनोमियल की जीरोस बतानी। अब पॉलिनोमियल भी कैसा है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। तो यहां पर अगर हम देखें, ऑलरेडी मिडल टर्म के अंदर अगर हम देखें तो 6√3 + 1, मिडल टर्म ऑलरेडी दो पार्ट्स में है। हम इसको ओपन करके देखते हैं, तो ये क्या बना? 3√2x² माइनस 6√3 into x minus x plus √6। यहां पर अगर हम देखें इन दोनों में कुछ कॉमन, 3 और 6 में 3 कॉमन, इधर क्या बचा? √2, और इधर बचा 2√3, ठीक है। अब √2 और 2√3 में कुछ कॉमन है? भाई इधर 2 है, 2 में से भी √2 कॉमन आ सकता है, तो आई कैन टेक √2 कॉमन। x² और x भी कॉमन, क्या बचा? 3√2x तो बाहर आ गया, तो इधर क्या रह गया? x माइनस 6 में से 3 बाहर आ गया, 2 में से भी √2 बाहर आ गया, तो √2 इंटू √3 √6। इधर से कुछ कॉमन, -1 x माइनस √6। अब x माइनस √6 कॉमन इंटू 3√2x माइनस 1, तो जीरो बताओ क्या आई? एक जीरो आ गई √6 और एक जीरो आ गई 1/3√2। तो
तो जो ऑप्शंस हैं उनमें अगर हम देखें √6 एंड 1/3√2, √6 and 1/3√2, that means B option is the correct one. Now next question is question number 17. What it says, the distance between this and this is, दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन. अब दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो इन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस, तो अंडर द रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, तो 0 माइनस दिस, तो -5 cos थीटा का स्क्वायर, तो 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस y2 माइनस y1, तो 5 sin थीटा माइनस 0, तो 5 sin थीटा का स्क्वायर, दैट इज 25 sin स्क्वायर थीटा. ये बताना है. अब 25, तो आई कैन टेक 25 कॉमन इनटू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा. cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1. तो 25 into 1. तो अंडर रूट ऑफ 25, दैट इज 5. विच ऑप्शन? A option is the correct one. Now the next question is question number 18. The end points of a diameter of a circle are 2, 4 and -3, -1. The radius of the circle is. End points of the diameter. ये diameter है, ये दे दिया, ये दे दिया. ये है 2, 4. ये है -3, -1. रेडियस ऑफ द सर्कल बताना. रेडियस और डायमीटर में क्या रिलेशन होता है? रेडियस इज हाफ द डायमीटर. अब डायमीटर तो ये लेंथ तो मैं फाइंड कर ही सकता हूं. कैसे? यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. तो अंडर द रूट -3 -2, तो -5 का स्क्वायर 25 प्लस -1 -4 -5 का स्क्वायर 25, तो अंडर रूट 50, दैट इज 5√2. अब ये तो क्या आ गया? ये आ गया डायमीटर. हमें क्या निकालना है? रेडियस. तो रेडियस इज हाफ ऑफ दिस, तो अपॉन 2, 5√2/2. अब देखें कोई ऑप्शन है, ये तो है 5√2, 5√2/2. ये ऑप्शन है 5/√2. अगर आप ध्यान दो, √2 से अगर मैं इधर कर दूं तो ये आ गया √2, तो दिस इज नथिंग बट 5/√2. तो विच ऑप्शन? B option is the correct one. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. The point which divides the line segment joining the points -2, 3 and 4, 7 in the ratio 3:5 is. किस लाइन सेगमेंट को? ज्वाइनिंग -2, 3 and 4, 7 in the ratio 3:5. 3:5. The point which divides this line segment. तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने. रेशियो पता है, लाइन सेगमेंट है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं. क्या यूज करेंगे? विल यूज द सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला एक्स कोऑर्डिनेट लिखने के लिए 3 into 4, 12 plus 5 into -2, -10 upon 3 plus 5, 8. y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए 3 into 7, 21 plus 5 into 3, 15 upon 3 plus 5, 8. तो ये बन गया 2/8, that is 1/4, 21 plus 15, 36, 36/8, that is 9/2. 1/4, 9/2. Which option? Option D is the correct one. Now the next question, in fact the last question of section A, that is question number 20. The given figure shows a square ABCD of side 14 centimeter. APD and BPC are semicircles. Area of the shaded part is. Shaded part का एरिया बताना. अब देखो ABCD स्क्वायर है, शेडेड पार्ट डेफिनेटली स्क्वायर के अंदर तो आ रहा है, तो स्क्वायर का एरिया तो हम लिख ही सकते हैं. स्क्वायर की साइड दे रखी है हमारे को 14, तो स्क्वायर का एरिया आ गया 14 स्क्वायर, दैट इज 196. बट पूरा पार्ट तो शेडेड नहीं है. कौन सा पार्ट शेडेड नहीं है? ये दो सेमी सर्कल्स जो हैं ये शेडेड नहीं है.
तो अगर मैं इसमें से ये दो सेमी सर्कल्स क्या कर दूं, माइनस कर दूं, तो डेफिनेटली एरिया ऑफ शेडेड पार्ट मिल जाएगा। दो सेमी सर्कल्स, तो इसमें से माइनस करना है 2 इंटू दो सेमी सर्कल्स। अब सेमी सर्कल है तो जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो क्या बन गई, डायमीटर, तो रेडियस क्या हो गया 7। तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। तो 2 से ये कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 22 इंटू 7 154। तो 196 माइनस 154 गिव्स मी 42। तो 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. The short and long hands of a clock are 4 centimeter and 6 centimeter long respectively. The sum of distances traveled by their tips in 48 hours is A option, B option, C option, D option. क्या दे रखा है, short and long hands of a clock. ये face of the clock. सबसे पहले बात करते हैं short hand. Short hand is 4 centimeter long. Short hand कौन सा hand होगा, short hand is the R hand. कितनी देर में हमने निकालना है, 48 hours टाइम। Distance traveled by their tip. Tip of the short hand means ये distance traveled in 48 hours. अच्छा मेरे को ये बताओ कि ये जो शॉर्ट हैंड है, आर हैंड है, ये पूरा एक चक्कर कितनी देर में कंप्लीट होता है, 12 आवर्स। क्यों, 12 पे यहां पर, 1 पे यहां पर, 2 पे यहां पर, 3 पे यहां, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 12 तक। तो 12 आवर्स में 1 राउंड कंप्लीट होता है। तो इन 48 आवर्स दिस टिप विल मूव हाउ मेनी राउंड्स, 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड एंड 4 राउंड। तो 4 राउंड, तो 1 राउंड के अंदर कितना डिस्टेंस कवर होगा, इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर, दैट इज 4। ये एक राउंड का है, तो ऐसे कितने राउंड्स लगे, 4 राउंड्स लगे, तो इंटू 4। तो दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द टिप ऑफ द शॉर्टर हैंड। अब हम बात करते हैं टिप ऑफ द लॉन्गर हैंड। लॉन्ग हैंड दैट इज 6 सेंटीमीटर लॉन्ग, लॉन्ग हैंड ये 6 सेंटीमीटर है। अच्छा, लॉन्ग हैंड की बात करें मींस वी आर टॉकिंग ऑफ द मिनट हैंड। तो मिनट हैंड जो है एक राउंड कितनी देर में कंप्लीट करता है, दैट इज इन 1 आवर। 12 पे यहां पे होगा, 1 पे घूम करके वापस यहीं पर आ जाएगा। तो 1 आवर में एक राउंड, तो 48 आवर्स में हाउ मेनी राउंड्स, 48 राउंड्स। तो 48 इंटू डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, दैट इज 2 पाई आर। 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज 6। ठीक, तो अब हमने देखना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, दोनों को एडअप करना है, सम ऑफ दीज डिस्टेंसेस। इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। सिंप्लीफाई करते हुए टू मेक द कैलकुलेशन सिंपलर, कुछ चीजों का हमारे को ध्यान रखना है। जैसे कि यहां पे कुछ कॉमन मिल रहा है, कई स्टूडेंट क्या करेंगे, पहले ही कैलकुलेशन वर्क में इन्वॉल्व हो जाएंगे। पहले कॉमन देखो, 2 कॉमन है, 22/7 कॉमन है, 4 इंटू 4 16, इधर है 48, आई कैन टेक 16 एज कॉमन। ठीक है, अब अगर हम देखें तो 2, 22/7 और 16 ये पूरा कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचा, 1 प्लस, अब 2 इंटू 22/7 इंटू 16, तो क्या बचा यहाँ पे 3 इंटू 6 18। तो टोटल इतनी कैलकुलेशन है जो हमारे को करनी है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, वी गेट द फाइनल आंसर एज ऑप्शन सी। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22. The linear relation between x and y such that p x comma y is equidistant from the points 1 comma 4 and minus 1 comma 2 is linear relation between x and y. कंडीशन क्या है,
this point p x comma y is equidistant from this and this, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर है। तो p पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से क्या है, इक्वल है। हमें रिलेशन लिखना है बिटवीन x एंड y, तो हम कंडीशन अप्लाई कर देते हैं। p का डिस्टेंस इस पॉइंट से जब हम लिखेंगे दैट विल बी अंडर द रूट डिस्टेंस फॉर्मूला x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 होल स्क्वायर, and this distance will be equal to the distance of this point from this, तो ये हो गया अंडर द रूट x माइनस माइनस 1, तो x प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर। ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वेट करें, इसको सिंप्लीफाई कर दो। जैसे ही हम सिंप्लीफाई करते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाली टर्म्स कैंसल आउट हो जाएंगी दोनों साइड से, और रिलेशन जो बचता है दैट इज x plus y is equal to 3. Which option? That is option A. Now we discuss question number 23. The given figure shows 4 semicircles with diameters AB, AC, CE and DE. Diameters कौन से दे रखे हैं? AB is the diameter, then AC is the diameter, then CE is the diameter, and DE is the diameter of the 4 semicircles. 4 semicircles कौन से? एक APB, एक AGC, एक CFE और एक DQE. 4 semicircles are there. Area of the shaded portion is, shaded portion का area, ये shaded portion है। अब अगर आप देखो कुछ डायमेंशंस मार्क्ड है, जैसे AB मार्क्ड है 8, तो जो पहला सेमी सर्कल है AB को डायमीटर लेके जो बनाया है उसका रेडियस कितना है 4। इसी टाइप से ये 2 है, मींस AC कितना बन गया 8 प्लस 2 10, तो AGC जो सेमी सर्कल है उसका रेडियस कितना है 5। अब अगर हम देखें इस वाले शेडेड पार्ट की बात करें, ये पूरा शेडेड पार्ट ये वाला है, तो इस शेडेड पार्ट की बात करें तो ये शेडेड पार्ट कहां पर है भाई, ये बड़े वाले सेमी सर्कल में है, और बड़े वाले सेमी सर्कल में कौन सा पार्ट नहीं है, ये छोटे वाला सेमी सर्कल। मींस AC डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बना है उसमें से AB डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बना है, अगर हम उसको क्या कर दें सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारे पास ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा। तो सेमी सर्कल का एरिया हाफ पाई, भाई सर्कल का होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर। तो AGC जो सेमी सर्कल है, AC है 10 तो रेडियस इज 5, तो हाफ पाई 5 स्क्वायर। इसमें से छोटे वाला सेमी सर्कल, ये वाला सेमी सर्कल माइनस करना है तो हाफ पाई तो कॉमन आ जाएगा, माइनस इसका रेडियस कितना है 4, तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो ये शेडेड पार्ट आ गया। प्लस अब ये वाला शेडेड पार्ट चाहिए। अब अगर आप ध्यान दो ये वाला जो शेडेड पार्ट है ये किसमें है, CE को डायमीटर लेके जो सेमी सर्कल बना, डेफिनेटली उसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, ये वाला पार्ट नहीं है। ये भी एक सेमी सर्कल है जिसमें ये डायमेंशन दे रखी है हमारे को 3, मीन इसका डायमीटर है 6, ये रेडियस दे दिया 3, तो इसका रेडियस गिवन है हमारे को। तो यहां पर भी जो शेडेड पार्ट है वो कैसे निकाल सकते हैं भाई, बड़े वाले सेमी सर्कल में से छोटे वाले सेमी सर्कल को क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो यहां पर हमारे पास आ गया हाफ इंटू पाई इंटू बड़े का रेडियस, तो भाई डायमीटर 10 है तो रेडियस इज 5, तो 5 स्क्वायर माइनस छोटे का रेडियस कितना है 3, तो माइनस 3 स्क्वायर। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो तो हाफ पाई इंटू 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, तो 25 माइनस 16 9 प्लस 5 स्क्वायर 25 माइनस 9 16, तो ये हो गया 25 पाई बाय 2। क्योंकि आंसर सारे पाई की टर्म्स में है, पाई की वैल्यू हम नहीं प्लेस कर रहे, तो 25 पाई बाय 2 दैट इज ऑप्शन सी। अब है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है क्वेश्चन, इफ A 4,8 B -9,7 and C 27,13
आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, ये तीनों क्या है, वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए। तो हम फिगर बना लेते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन को। तो ये एबीसी ट्राइंगल है, ए पॉइंट है 4,8, बी है -9,7 और सी है 27,13। और क्या दे रखा है, लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू वर्टेक्स ए, जो फाइंड करना है। ए वर्टेक्स के थ्रू मीडियन मींस बीसी के मिड पॉइंट को अगर मैं ए से ज्वाइन करूं तो एडी, इसकी लेंथ बतानी है। अब इसकी लेंथ पता लग सकती है, ए के कोऑर्डिनेट्स तो पता है, अगर मुझे किसके कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। अब डी कौन सा पॉइंट है, बीसी का मिड पॉइंट, तो डी के कोऑर्डिनेट्स तो मैं लिख सकता हूं कैसे, x1 + x2, तो -9 + 27 दैट इज 18/2, दैट इज 9, 7 + 13 20/2 दैट इज 10। अब डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए, ए के भी पता है, तो एडी की लेंथ मैं लिख सकता हूं, दैट विल बी √9 - 4 5 का स्क्वायर 25 + 10 - 8 2 का स्क्वायर 4, तो √29 यूनिट्स। विच ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, रीड कर लेते हैं। On increasing the diameter of a circle by 30%, its area increases by, options are there। क्या बोला है, डायमीटर इंक्रीज हो गया किससे, 30% से। अच्छा, अगर डायमीटर 30% से इंक्रीज हुआ, हमने इंक्रीज किसमें निकालनी है, एरिया इंक्रीजेस बाय। अब एरिया इंक्रीजेस बाय अगर निकालना है तो एरिया क्या होता है, πr²। एरिया इज डिपेंडेंट अपॉन द रेडियस। अगर डायमीटर 30% से इंक्रीज हुआ तो रेडियस किससे इंक्रीज होगा, रेडियस विल आल्सो इंक्रीज बाय 30%। अब हमारे को परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है एंड दिस इज एन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो हम बड़े इजीली इसको कर सकते हैं। मान लेते हैं कि रेडियस है 10, इनिशियल रेडियस इज 10, तो व्हाट विल बी द एरिया, एरिया विल बी πr², तो r² इज 100, तो 100 पाई, ठीक। अब रेडियस इंक्रीज हुआ 30% से, तो 10 को अगर 30% से इंक्रीज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अगर रेडियस हुआ 13 तो एरिया क्या बना, πr², तो पाई इंटू 13², 13² इज 169, तो ये बन गया 169 पाई। पहले था 100 पाई, अब हो गया 169 पाई, तो कितना इंक्रीज हुआ, 69 पाई, ठीक है। 100 पाई से 169 पाई, ठीक, तो 69 पाई इंक्रीज हुआ, कितने पे, 100 पाई पे। तो कितने परसेंट का इंक्रीज हो गया, भाई 100 था अब 169 हो गया, तो कितने परसेंट इंक्रीज हुआ, दैट इज 69%, that is option D। Now next question is question number 26, cos raised to the power 8x minus sin raised to the power 8x upon 1 - 2 sin square x into cos square x is equal to, ऑप्शंस ये दे रखी है। अब देखो ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो ये cos square x sin square x, इधर sin square x इधर cos square x, बोथ a and b, तो कहीं ना कहीं cos square x और sin square x की टर्म्स में है सारी ऑप्शन। अब यहां पे cos की पावर 8 इन्वॉल्व हो रही है, sin की पावर 8 इन्वॉल्व हो रही है, तो अगर आप ध्यान दो, दिस कैन बी रिटन एज cos raised to the power 4x का होल स्क्वायर माइनस sin raised to the power 4x का होल स्क्वायर। तो ये बेसिकली क्या बना, a² माइनस b²। a² माइनस b² को सॉल्व करना सिंपल होता है, a + b इंटू a - b, तो a + b करा तो ये आ गया, इंटू a - b करा cos raised to the power 4x माइनस sin raised to the power 4x, ठीक है, अपॉन एज इट इज
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, अभी पावर 4 तक पहुंच गए। अभी अगर आप फर्दर देखो तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, तो ये तो 1 बन गया। अब ये रह गया। अब अगर आप ध्यान दो, ऑप्शंस तक नहीं पहुंचे। हाँ, अभी स्क्वायर वाली टर्म्स दिखने लग गई हैं, ये अभी पावर 4 वाली टर्म है। तो cos रेज टू द पावर 4 प्लस साइन रेज टू द पावर 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? दिस इज cos स्क्वायर का होल स्क्वायर, दिस इज साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर? तो a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां से बना दिया इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अब अगर आप देखो, मेरे ख्याल से क्वेश्चन इज डन। क्यों? कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स क्या है? 1, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ये पूरा का पूरा तो इससे क्या हो गया? कैंसिल हो गया। क्या बच गया? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इज देयर ऑप्शन? ए ऑप्शन आ गई। अब अगर आप ध्यान दो, एक ऑप्शन हमारे पास और है, बोथ ए एंड बी। हमारे को चेक करना पड़ेगा क्या बी ऑप्शन भी बन सकती है इससे। अब बी ऑप्शन में सिर्फ साइन स्क्वायर एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स नहीं है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में क्या रख सकता हूं? कॉस स्क्वायर एक्स की जगह में रख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या आया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहां है 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1। क्या ये सेम है? नहीं, मीन्स बी ऑप्शन तो नहीं है, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now next is question number 27. Point R 2,1 lies on a line segment AB which cuts x-axis and y-axis at A and B, and AR ratio RB is 2:5. Then the midpoint of AB is, AB का midpoint बताना। ए बी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट बता सकते हैं अगर हमारे को ए के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं। अब ए और बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए गिवन इंफॉर्मेशन को यूज करना पड़ेगा, तो हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे चेक करते हैं। सबसे पहले हमारे को दे रखा है पॉइंट आर 2,1, 2,1, तो 1 2, इधर 1, तो पॉइंट आर 2,1, ये पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन सेगमेंट ए बी विच कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी। एक लाइन सेगमेंट है ए बी, ये पॉइंट उस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। सपोज ये लाइन सेगमेंट है, कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी, x-axis at A and y-axis at B। ये पॉइंट है R। क्लियर? AR ratio RB, AR ratio RB is given 2:5, AR ratio RB 2:5, तो अगर इधर से रेशियो लिखी तो 5:2, ये दे रखा है। R के कोऑर्डिनेट्स पता है हमारे को 2,1। अब मेरे को तो ए और बी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। क्यों? ए और बी मिल जाएगा तो मैं मिड पॉइंट ऑफ ए बी बता सकता हूं। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स, ए पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, और बी पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है? वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, एंड एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज ऑफ द फॉर्म 0, y।
अब ये 0,y है, ये x,0 है और ये रेशियो पता है 5:2 और इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता है। कैन आई गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y? x और y मिल गया तो a और b पॉइंट्स आ गए। अब देखो, अगर मैं फ्रिक्शन फॉर्मूला लगाऊं तो 5 इंटू एक्स 5x प्लस 2 इंटू 0 0 अपॉन 5 प्लस 2 7 इज इक्वल टू द x कोऑर्डिनेट दैट इज 2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 टू द 14 14/5। तो a पॉइंट मिल गया मेरे को 14/5, 0। सिमिलरली b के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं, y की वैल्यू निकाल लूंगा। y कोऑर्डिनेट सेक्शन फॉर्मूला लगाओ तो 5 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू y 2y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1। तो यहां से y की वैल्यू आ गई 7/2। y की वैल्यू आ गई 7/2 तो ये पॉइंट बन गया 0,7/2। अब ये 0,7/2 दिस इज 14/5, 0 और हमें क्या लिखना है? मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का मिड पॉइंट कहां से मिलेगा भाई? मिड पॉइंट लगा दो तो 0 प्लस 14/5 0 x1 प्लस x2/2। तो 14/5/2 is 14/10 that is 7/5। तो x कोऑर्डिनेट आना चाहिए 7/5। x कोऑर्डिनेट 7/5 है कहीं पर? इधर भी है, इधर भी है। तो y कोऑर्डिनेट पे भी जाना पड़ेगा। y कोऑर्डिनेट पे चले जाते हैं तो 7/2 प्लस 0 तो 7/2/2 दैट इज 7/4। तो इधर है 7/5, 7/4। तो विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन? C ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28। Two numbers are in the ratio 3:5 and their HCF is 8. The LCM of the numbers is, 4 options are there. क्या दे रखा है? नंबर्स की रेशियो दे रखी है 3:5 means if one number is 3k, another number is 5k. Their HCF is 8. इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 8। अगर नंबर्स हैं 3k एंड 5k, 3 और 5 में तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है? k मीन्स k हैज टू बी 8। k तो 8 होगा। अगर k 8 है तो पहला नंबर क्या बन गया? 3 इंटू 8 24। दूसरा नंबर क्या बना? 5 इंटू 8 40। और इन दो नंबर्स का आपको क्या फाइंड करना है? LCM। When you find the LCM of these numbers, that comes out to be 120, that is option B. Now question number 29. Which of the following is a prime number? इन नंबर्स में से कौन सा नंबर प्राइम है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? The numbers which have only two factors, 1 and the number itself. Means ऐसा नंबर ढूंढना है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हैं। पहले नंबर से चेक करते हैं भाई। पहले नंबर में अगर हम देखें 221, इसमें फैक्टर ढूंढना है। 1 एंड नंबर इटसेल्फ तो हर एक का फैक्टर होता ही। तो कोई और फैक्टर देखें तो जब हम चेक करते हैं व्हाट वी फाइंड 13 के टेबल में जब हम करते हैं तो 13 1 13 9 91 13 7 91। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 13 into 17। तो डेफिनेटली 13 और 17 इसके फैक्टर है, तो ये तो प्राइम नहीं। अगले को देखें 117 ये तो क्लियर कट है। 1 + 1 2 + 7 9। सम ऑफ डिजिट्स 9 मींस नंबर इज डिविजिबल बाय 9। तो ये नंबर भी प्राइम नहीं है। आगे चलें 1001 को जब हम चेक करते हैं तो वी फाइंड क्या कि 11 के टेबल में ये जाएगा। 11 9 99 1 1। तो 11 into 91। इनफैक्ट उससे पहले 7 के टेबल में भी मिल जाए। तो 11 के टेबल में तो ये जा ही रहा है, तो ये नंबर भी प्राइम नहीं है। अब पहले तीनों हमने चेक कर लिए, दीज आर नॉट द प्राइम नंबर्स एंड दीज आर सिंगल आंसर एमसीक्यूज। सो डी ऑप्शन मस्ट बी द करेक्ट वन। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। अ रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड is 18 meter long and 21 meter broad.
It is to be paved with square tiles of same size. Least number of such tiles is A option, B option, C option, D option. क्या बोला है? A rectangular courtyard is 18 meter long, 21 meter broad. Rectangular courtyard है it is 18 meter long, 21 meter broad. It is to be paved with square tiles. इसकी पेविंग करनी है with the help of square tiles of the same size. सेम साइज की स्क्वायर टाइल, सपोज ये साइज है, तो ऐसी ऐसी स्क्वायर टाइल से इसको पेव करना है, मीन्स इसको कवर करना है। लीस्ट नंबर ऑफ सच टाइल्स क्या रखें? कम से कम कितनी टाइल से ये कवर होगा? कम से कम तो ये तब कवर होगा, ध्यान दो, इसका साइज हम कुछ भी रखते हैं तो ये साइज एक ऐसा होगा जिससे 18 वाली डायमेंशन पूरी पूरी क्या हो जाएगी? कवर हो जाएगी। मीन्स ये 1 भी हो सकता है, ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है। कितना साइज हम इसका रखें? अब हमारे को नंबर ऑफ टाइल्स क्या करनी है? लीस्ट रखनी है। लीस्ट तब होंगी जब टाइल का साइज क्या होगा? मैक्सिमम। अब मैक्सिमम होगा और जो ये साइज है ये एक ऐसा नंबर होगा जो 18 का क्या होगा? क्या होगा 18 का? भाई 1 2 3, ये 18 के क्या है? फैक्टर्स। ऐसे इधर देखें 1 3, ये इसके क्या आ रहे हैं? फैक्टर्स आ रहे हैं। मतलब 18 के भी फैक्टर होने चाहिए, 21 के भी फैक्टर होने चाहिए। दोनों के फैक्टर मीन्स कॉमन फैक्टर प्लस हाईएस्ट। क्यों? साइज बड़े से बड़ा होना चाहिए, लीस्ट नंबर ऑफ टाइल्स है तो बिगेस्ट साइज के लिए मीन्स कॉमन फैक्टर एंड दैट टू हाईएस्ट। तो एचसीएफ फाइंड करेंगे। 18 और 21 का एचसीएफ आ जाता है 3। अब 3 साइज की टाइल्स रखनी है तो 18 डायमेंशन में 3 साइज की हम कितनी टाइल्स फिट इन कर सकते हैं? 7 टाइल्स ऐसे फिट इन हो जाएंगी। 6 टाइल्स 18 है तो 18 डिवाइडेड बाई 3, 6 टाइल्स इस टाइप से फिट हो जाएंगी। और अगर हम ऐसे फिट करेंगे तो 1 देन अगेन अनदर 1 ऐसे करते करते 21 में 3 साइज की कितनी टाइल्स फिट होंगी? 7। तो 6 लेंथ वाइज और 7 विड्थ वाइज, तो टोटल नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड विल बी 6 into 7, that is 42. तो which option? Option D is the correct one. Now next question is question number 31. What it says, if alpha and beta are the zeros of 3x square minus 5x plus 4, then a quadratic polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1 is। 4 ऑप्शंस दे रखी है हमारे। क्या बताना है? a polynomial whose zeros are this and this। जीरोस से अगर पॉलिनोमियल पर जाना है तो सम ऑफ जीरोस मिल जाए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मिल जाए तो मैं पॉलिनोमियल इजीली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। अब सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करना, उसके लिए अगर आप ध्यान दो 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसकी जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा और बीटा में रिलेशन मिल रहा है मेरे को, अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोस that will be minus coefficient of x, so minus of minus 5 by 3, that is 5 by 3, and product of zeros alpha into beta, that is equal to constant upon coefficient of x square, that is 4 by 3। अब जो जीरोस हैं पॉलिनोमियल की वो हैं 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1, तो न्यू पॉलिनोमियल जो चाहिए उसका सम ऑफ जीरोस मीन्स इन दोनों का सम करेंगे तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। अब अगर आप ध्यान दो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो पता है 5 by 3 प्लस 1, तो ये बन गया 8 by 3, 8 by 3 into 2 is 16 by 3, तो सम ऑफ जीरोस तो मिल गया। इसी टाइप से अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी मिल जाए तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जब मैं फाइंड करता हूं आई गेट 2 अल्फा प्लस 1 into 2 बीटा प्लस 1, तो ये हो गया 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 बीटा, तो 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 2 कॉमन, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 इंटू 1 इज 1।
अब यहां पर अल्फा बीटा की वैल्यू रखते हैं 4/3, तो 4 इंटू 4/3 16/3 प्लस 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा 5/3, ये आ गया 10/3 प्लस 1, ये क्या बन गया 29/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया 29/3, तो पॉलिनोमियल क्या बना एक्स स्क्वायर माइनस सम इज 16/3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट कितना है 29/3। अब यहां पर अगर हम ऑप्शंस देखें तो इस टाइप की ऑप्शंस नहीं है, तो डिनोमिनेटर नहीं है, तो हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या बना ये 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 29, ऐसी ऑप्शन है 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 29, डेफिनेटली ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। वी विल नाउ डिस्कस क्वेश्चन नंबर 32। Two dice are rolled simultaneously. The probability of getting a sum of at least 8 is A option, B option, C option, D option. Two dice are rolled simultaneously. तो total possible outcomes कितनी हो जाएंगी 6 into 6 36. Out of these 36 हमने probability कैलकुलेट करनी है किसकी getting a sum of at least 8. At least 8 आना चाहिए, तो 8 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अब हम देखते हैं 8 सम किस किस कंडीशन में आएगा। 8 सम कब कब आ सकता है भाई, अगर एक डाई पे 1 आ जाए तो 1 के साथ 7 से 8 बनता है, तो 7 तो आ नहीं सकता, तो 2 देख लें, 2 के साथ 6, तो 2 6 इज 1 पॉसिबिलिटी। और भी हो सकता है 3 के साथ, बिल्कुल 3 5, देन 4 के साथ 4 4, 5 के साथ 5 3, 6 के साथ 6 2। तो of getting sum 8, how many outcomes are there? 5 outcomes are there. अब at least 8 है तो 9 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, कम से कम 8 रखना है तो 9 भी हो सकता है। 9 के लिए अगर हम देखें तो 2 के साथ 9 सम बनता है 2 7 9, तो 3 के साथ 3 6 1 पॉसिबिलिटी। और कहां से बनेगा 9 सम 4 के साथ 5 4 and 5, 5 के साथ 5 and 4, 6 के साथ 6 and 3। 9 सम वाला कोई और केस नहीं होता। इसके बाद रहते हैं नेक्स्ट जो पॉसिबल सम है दैट इज 10। अब 10 सम वाले केसेस कहां से स्टार्ट होंगे 4 के साथ 4 6, दैट इज 1 पॉसिबिलिटी। और 10 कहां मिलेगा 5 5 और 6 4, तो हाउ मेनी केसेस 1 2 3 केसेस यहां मिलते हैं। अब 10 वाला हो गया 11, गेटिंग अ सम 11 सम कैसे मिल सकता है भाई, 5 के साथ 6 आ जाए या 6 के साथ 5 आ जाए, 2 केसेस, और तो कोई केस नहीं बनेगा। गेटिंग अ सम 12 भी तो आ सकता है, कैसे 6 and 6। तो 8 वाले ये केसेस हैं, 9 वाले 10 वाले 11 वाले 12 वाले। क्या 12 से ज्यादा सम भी आ सकता है? आंसर इज नो। क्यों भाई, डाई रोल करने पे मैक्सिमम यू कैन गेट 6, तो दोनों पे अगर 6 आ गया तो यू कैन गेट 12, दैट्स इट। तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स की अगर मैं बात करूं तो 5 + 4 9 + 3 12 + 2 14 + 1 15 आउट ऑफ 36, और 3 से कैंसिल करा तो 3 5 3 12 5/12, दैट इज ऑप्शन ए। अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। इफ द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग 3x - 4y = 7, 5x + 3y = 31 and 2ax + 3y = 16 all intersect at the same point, then a cube is A option, B option, C option, D option। क्या बोला है क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। ए क्यूब पता लग जाएगा अगर हमें क्या पता लग जाए ए कहां इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन में गिवन है लाइन्स रिप्रेजेंटिंग दिस एंड दिस ऑल इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट। तीनों लाइन्स सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही। अच्छा, इन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल जाएगा इजीली, कैसे
इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं सॉल्व कर लूं तो आई कैन गेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब ये बोला है कि तीनों लाइन सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, मींस वो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस इक्वेशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, एलिमिनेशन मेथड लगा लें। तो यहां है 3x, यहां है 5x। बोलो फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 से, और सेकंड को 3 से। फर्स्ट इक्वेशन क्या बन गई, 5 से करा तो 15x माइनस 20y इज इक्वल टू 35। इसको 3 से करा तो ये बन गया 15x प्लस 9y इज इक्वल टू 93। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करते हैं, साइन विल चेंज, x gets eliminated, minus 20y minus 9y minus 29y equal to 35 minus 93 minus 58। तो यहां से y आ गया 2। अब y 2 आ गया, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो तो ये हो गया 3x माइनस 4 इंटू 2 8 इज इक्वल टू 7। तो 3x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 5, x 5 y 2। इस पेयर ऑफ इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन। मींस ये दो लाइंस इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनफैक्ट जो थर्ड लाइन है वो भी इसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। तो 5,2 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो पुट x इक्वल टू 5, तो ये बन गया 2 इंटू a इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। तो यहां से बन गया 10a इज इक्वल टू 16 माइनस 6 दैट इज 10। तो a इज इक्वल टू 1। a1 आ गया, हमने क्या बताना था, हमने बताना था a क्यूब। तो a क्यूब इज इक्वल टू 1 दैट इज ऑप्शन a। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। इन द गिवन फिगर d इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। d जो है वो BC का मिड पॉइंट है, मींस ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल। BC इज 10, BC की टोटल लेंथ दे रखी है हमारे को 10। AD इज 5, AD is 5, AC is 6, ये 6 है। We have to find the length AB। AB की लेंथ बतानी है। देखो इस ट्राइंगल में ये साइड पता है, ये साइड पता है, ये साइड बतानी है, और क्या पता है, ये मिड पॉइंट है, ये टोटल 10 था, ये मिड पॉइंट है, मींस ये भी 5, ये भी 5, और AD भी कितना दे रखा है, 5। अब अगर आप देखो AB साइड बतानी है, AB साइड ABC ट्राइंगल का पार्ट है, इसमें दो साइड्स ऑलरेडी पता है, तीसरी साइड पता लग सकती है। कितना अच्छा होता अगर ये वाला ट्राइंगल क्या होता, राइट एंगल ट्राइंगल। अभी जो सेकंड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है कि D मिड पॉइंट है, मींस ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, इसका यूज करें तो ध्यान दो BD और AD इक्वल। So if this angle is theta, this angle is also theta. Here this is 5, this is 5, means if this angle is beta, this angle is also beta. अब ABC triangle में sum of all the angles क्या होता है, 180 degree, means theta plus beta plus beta means 2 theta plus 2 beta is 180। तो यहां से थीटा प्लस बीटा आ गया 90, मींस दिस एंगल इज 90। अब ये 90 है, ये 10 है, ये तो हाइपोटेन्यूज हो गई, ये एक साइड 6, तो ये 10, ये 6 और ये 90। तो यूजिंग पाइथागोरस AB आ जाएगी, दैट टर्म्स आउट टू बी 8। विच ऑप्शन, A ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। इफ साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो secant square theta plus cot square theta is A option, B option, C option, D option। अब sin plus cos square theta 1 दे रखा है, हमें वैल्यू इसकी बतानी है। ऑप्शंस जो है वो नंबर्स के फॉर्म में है। देखो हमारे को स्टैंडर्ड एंगल्स का पता है, अगर किसी ढंग से थीटा की वैल्यू मिल जाए तो यहां पे प्लेस करके काम बन सकता है। अब यहां पे साइन भी इन्वॉल्व हो रहा है, कॉस भी इन्वॉल्व हो रहा है, दो रिलेशंस इन्वॉल्व है। बट अगर आप ध्यान दो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे एक वेरिएबल मैं कम कर सकता हूं, इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये बन गया साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1।
1 से 1 कैंसिल हो गया, ये आ गया साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉमन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ गया इधर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 और 1 इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा या तो 0 है या साइन थीटा 1 है। साइन थीटा 0 कब होता है? थीटा इज 0 डिग्री। साइन थीटा 1 कब होता है? थीटा इज 90 डिग्री। तो या तो थीटा 0 डिग्री होगा या 90 डिग्री होगा। अब वैल्यू किसकी बतानी है? वैल्यू बतानी है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। कोसेकेंट 0, साइन 0 0 है, तो कोसेकेंट होता है साइन का रेसिप्रोकल। कोसेकेंट 0 डिफाइंड है? नहीं। इसका मतलब है थीटा 0 डिग्री तो ले ही नहीं सकते, तो थीटा को लेंगे 90 डिग्री। कोसेकेंट 90, साइन 90 क्या होता है? 1, उसका रेसिप्रोकल 1 प्लस कॉट 90, कॉट 90 cos 90 अपॉन साइन 90, cos 90 इज 0, 0 upon 1 is 0, so 1 plus 0 that is 1. So which option? A option is the correct one. And now the next question, question number 36. In a single throw of 3 dice, the probability of getting at least one even number is. In a single throw of 3 dice, the probability of getting at least one even number. 3 dice है, 3 dice है means total number of outcomes 6 into 6 into 6 that is 216. Out of these 216 हमने किसकी probability निकालनी है? Getting at least one even number. 3 dice हैं, D1, D2, D3. कम से कम एक पे even number होना चाहिए। इवन नंबर इस पे हो सकता है, से 2, इन पे कुछ भी हो सकता है। इवन नंबर इस पे हो सकता है, इन पे कुछ भी हो सकता है। इवन नंबर इस पे हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये तो 1 वाले हो गए। फिर 2 पे इवन नंबर हो, तीसरे पे कुछ भी हो, तीनों पे इवन नंबर हो, तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। भाई एक पे इवन रखा, 2 रखो, उसके साथ केसेस, फिर 4 रखा, फिर 6 रखा, फिर इस पे रखा, इस पे रखा, बहुत सारे केसेस बनेंगे। अगर आप देखो एक पे इवन नंबर चाहिए, अगर तीनों पे ऑड हो तो एक भी इवन नंबर नहीं होगा। इसका मतलब है तीनों ऑड वाले जो केसेस हैं वो फेवरेबल में नहीं। अगर हम तीनों ऑड वाले केसेस ही काउंट कर लें तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, तीनों पे ऑड नंबर्स हों। अब तीनों पे ऑड नंबर्स हों तो इस पे 1 हो सकता है, 3 हो सकता है या 5 हो सकता है। अब इस पे 1 हुआ तो इस पे क्या हो सकता है? तीनों पे ऑड चाहिए तो इस पे भी ऑड नंबर्स होंगे, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। इस पे भी क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। अब अगर 1 के साथ में केसेस देखूं तो 1 1 1 एक केस, 1 1 3 1 1 5, फिर इसी टाइप से 1 3 1 1 3 3 1 3 5 1 5 1 1 5 3 1 5 5. So how many cases are there in all? There will be 9 cases. Similarly 3 के साथ 1 3 5 1 3 5, तो यहां से भी कितने केसेस बन जाएंगे? 9, यहां से भी 9. So total number of cases in which all the 3 dice will show odd number are 27. These are not favorable. So 216 में से 27 ये favorable नहीं है, तो favorable कितने हो गए? Remaining 189 are favorable out of 216. इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो this comes out to be 7/8, that is option B. अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 37. इफ इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABC, AB by QR is equal to BC by RP is equal to CA by PQ, then A option, B option, C option, D option. जो ऑप्शंस हैं उसमें ट्राइंगल्स कौन से सिमिलर होंगे, हाँ मीन सिमिलैरिटी स्टेटमेंट देखना है कौन सा ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो
ए बी बी सी और सी ए, क्यू आर आर पी पी क्यू। तो यहां से देखो तो सब समझ में आ रहा है, ए बी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू आर और बीसी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर पी। अब दोनों में ए बी और बीसी में कॉमन क्या है? बी, और इधर कॉमन क्या है? आर। तो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग तो आर है, तो नेचुरल है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर आर है तो ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर और सी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा? पी। तो एबीसी और क्यूआरपी ये कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है सिमिलैरिटी के लिए। तो यहां पे जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, देखो एबीसी यहां पर है बट उसके साथ पीक्यूआर दे रखा है, तो ये नहीं बनता। कॉरेस्पॉन्डेंस चेक करनी है, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी। तो फर्स्ट ऑप्शन देखें तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग पी, ए के कॉरेस्पॉन्डिंग क्यू, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग आर, मैचिंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 38, if triangle ABC is similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to DEF, then which of the following is true? First, second, third, fourth, इन चार में से कौन सा ट्रू होगा? ऑप्शंस हैं ओनली वन, बोथ 1 and 2, 1, 2 and 4 एंड ऑल ऑफ दिस। अब अगर आप देखो हर एक में, इधर से स्टार्ट हो जाओ 1, तो 1 तो डेफिनेटली ट्रू हो रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ऑल ऑफ दीज में भी आ रहा है। तो 1 से चेक करते हैं। अब गिवन क्या है? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल ईडीएफ सिमिलर है। ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ईडीएफ। तो यहां से अगर मैं कॉरेस्पॉन्डेंस रेशियो लिखूं तो AB बाय ईडी, AB by ED is equal to BC by DF is equal to CA by FE। ठीक, ये चीज आ गई। अब जो ऑप्शंस गिवन है ये रेशियोज को क्रॉस मल्टीप्लाई करके बन सकती हैं। तो सबसे पहला है BC इंटू EF, BC इंटू EF। देखो BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DF, BC इंटू EF इज इक्वल टू AC इंटू DF डेफिनेटली। तो फर्स्ट वाला तो डेफिनेटली ठीक है। अब हम चेक करते हैं सेकंड, AB इंटू EF, AB इधर है, EF इधर है, तो AB इंटू EF, तो अगर हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो AB इंटू EF विल बी इक्वल टू ED इंटू AC, ED इंटू AC। तो डेफिनेटली सेकंड वाला भी ट्रू है। अब फर्स्ट और सेकंड तो डेफिनेटली ट्रू हो गए, तो अब हमारे को चेक करना है सी ऑप्शन और एक ऑल ऑफ दीज भी है। तो थर्ड ऑप्शन को देखते हैं। थर्ड ऑप्शन क्या है? बीसी इंटू डीई, बीसी इधर है, डीई इधर है, तो बीसी इंटू डीई शुड बी इक्वल टू एबी इंटू डीएफ, बीसी इंटू डीई इज इक्वल टू एबी इंटू ईएफ। तो ये तो नहीं पता लग रहा। और साथ में एक चीज और गिवन है, ट्राइंगल एबीसी इज नॉट सिमिलर टू डीएफ, एबीसी और डीएफ सिमिलर नहीं है। और इधर से जब हमने करा तो AB इंटू एफ डी, AB इंटू एफ डी इज इक्वल टू BC इंटू DE, फोर्थ वाला भी ठीक आता है। तो 1, 2 and 4 all are correct. So which option? C option is the correct one. Now moving on to question number 39. The perimeters of two similar triangles are 32 centimeter and 18 centimeter respectively. If the median of first triangle is 12 centimeter, then the corresponding median of the other triangle is A option, B option, C option, D option. क्या बोला है? Perimeters of two similar triangles 32 and 18. Perimeter क्या होता है? Sum of all the sides. पेरीमीटर्स हैं 32 एंड 18। तो जो सिमिलर ट्राइंगल्स में साइड्स की रेशियो होती है और जो पेरीमीटर्स की रेशियो होती है वो क्या होती है? सेम होती है। ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो पेरीमीटर्स की रेशियो 32 एंड 18, तो 32 by 18।
is definitely equal to the ratio of corresponding sides. But यहां पर क्या बोला है? Median of first triangle is 12, then the corresponding median of the other triangle. अब दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स की रेशियो, पेरीमीटर्स की रेशियो, मीडियंस की रेशियो, ऑल्टीट्यूड्स की रेशियो एंड एंगल बाय सारी रेशियोज क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो पेरीमीटर्स की रेशियो विल बी सेम एज द रेशियो ऑफ मीडियंस. मीडियन ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज 12 एंड द मीडियन ऑफ द अदर ट्राइंगल हमने फाइंड करना है. ये चीज फाइंड करनी है. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. इसको सिंप्लीफाई जब हम करते हैं, वी फाइंड the median comes out to be 6.75 centimeter. That is option C. And now passing on finally to the last question of section B, that is question number 40. If alpha and beta are the zeros of this polynomial such that alpha square plus beta square is 40, then k is, value of k बतानी है. k कहां पे इन्वॉल्व हो रहा है? k यहां पे इन्वॉल्व हो रहा है, कांस्टेंट टर्म. अब कांस्टेंट टर्म में k इन्वॉल्व हो रहा है और क्या दे रखा है? अल्फा बीटा जीरोस हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 है. k की वैल्यू पे जाना. अब k कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म कहां पे इन्वॉल्व होती है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इंटू बीटा, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. तो k बाय 1 दैट इज k. तो अल्फा इंटू बीटा इज k. तो अगर मुझे k फाइंड करना है मींस आई नीड टू फाइंड अल्फा इंटू बीटा. अब हम देखते हैं पता क्या है. अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा मेरे को यहां से. अल्फा प्लस बीटा कम्स आउट टू बी नेगेटिव ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज 6. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है 40. तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करूंगा तो ये आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 स्क्वायर 36. और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 40 यहां पे पुट करेंगे तो ये आ गया 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 36 माइनस 40 माइनस 4. तो अल्फा बीटा कम्स आउट टू बी -2 और अल्फा बीटा किसके इक्वल था? k. so value of k comes out to be -2. that is option C. And now we are passing on to section C starting with case study 1. पढ़ लेते हैं. A supplier for electronics industries manufactures keyboards and screens for graphing calculators at plants in Mexico and Taiwan. The hourly production rates at each plant are as shown. Hourly production दे रखी है. मेक्सिको प्लांट में कीबोर्ड्स की 40 है, ताइवान प्लांट में 20 है. स्क्रीन्स की मेक्सिको प्लांट में आर्ली प्रोडक्शन 32 है, वेयर सेम इन केस ऑफ ताइवान प्लांट. 4000 कीबोर्ड्स एंड 4000 स्क्रीन्स आर टू बी मैन्युफैक्चर्ड इन टोटल. टोटल कितनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है? कीबोर्ड्स 4000 इन नंबर, स्क्रीन 4000 इन नंबर. X and Y represent operating hours of Mexico and Taiwan plants respectively. भाई मेक्सिको प्लांट कितने आवर्स के लिए ऑपरेशनल है? X आवर्स के लिए. द ताइवान प्लांट इज ऑपरेशनल फॉर Y आवर्स. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Now the first question is the pair of linear equations representing the given situation is. given situation को रिप्रेजेंट करना. अब देखो X और Y क्या है? ऑपरेटिंग आवर्स. मेक्सिको प्लांट. अब मेक्सिको प्लांट के ऑपरेटिंग आवर्स हैं X. तो X आवर्स के अंदर भाई 1 आवर के अंदर 40 कीबोर्ड्स प्रोड्यूस करता है. तो X आवर्स में कितना? 40x. Similarly, Taiwan plant is operational for Y hours. So 1 hour it produces 20. So in Y number of hours it will produce 20Y. But in total the number of keyboards to be manufactured are 4000. So this is equal to 4000. एक इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन के लिए नंबर ऑफ स्क्रीन की बात करें तो मेक्सिको प्लांट in 1 hour produces 32. So in X number of hours will be producing 32X plus Taiwan plant is also producing 32 in Y number of hours. So it will produce 32Y and in total they have to produce 4000 screens. अब ये pair of equations बन गई.
अब अगर हम देखें तो पेयर ऑफ इक्वेशन सिंप्लीफाई करके दे रखी है, तो यहां से जब हम सिंप्लीफाई करते हैं फर्स्ट इक्वेशन में देखें 40x 20y, आई कैन टेक 20 कॉमन, तो ये बन गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 से डिवाइड करा तो 200, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200। अब अगर हम देखें कहीं पे 2x प्लस वाई 200 है, एक यहां पर है, तो डी ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट वन, और तो कहीं पर ये इक्वेशन ही नहीं है, तो डी ऑप्शन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 200 यहीं से टैली हो जाता है, तो डी ऑप्शन हैज टू बी द करेक्ट वन। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द ताइवान प्लांट नीड्स टू बी ऑपरेटेड इज ए ऑप्शन, बी, सी, डी। अब अगर हम देखें नंबर ऑफ आवर्स फाइंड करने हैं फॉर विच द ताइवान प्लांट नीड्स टू बी ऑपरेटेड। अब नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द ताइवान प्लांट कहां रिप्रेजेंट हो रहे हैं, y रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ आवर्स फॉर विच द ताइवान प्लांट इज ऑपरेटेड, तो मीन्स मुझे y की वैल्यू निकालनी है। अब y की वैल्यू कैसे निकलेगी, हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पेयर ऑफ इक्वेशंस निकाली थी रिप्रेजेंटिंग द गिवन सिचुएशन, तो x और y में दो इक्वेशन है, वी कैन सॉल्व देम टू गेट द वैल्यूज ऑफ x एंड y। भाई एक इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल टू 200, एक है x प्लस वाई इक्वल टू 125। सॉल्व करें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो यहां से y गेट्स एलिमिनेटेड, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 75, मैं पुट करूंगा तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 50। आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y, so number of hours for which the Taiwan plant needs to be operated is 50, option A. And now question number 43, the difference in the operating hours of the two plants is, operating hours of the two plants, by Mexico or Taiwan plants are operating for X and Y hours, we need to find the difference, इन दोनों में डिफरेंस फाइंड करना है। तो भाई अभी हमने दोनों पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। x क्या आया था 75 और y आया था 50, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितना आया 75 माइनस 50, दैट इज 25, विच इज ऑप्शन ए। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 44, if both the plants are operated for 45 hours, then the total number of keyboards manufactured will be, both the plants are operated for 45 hours, तो total number of keyboards manufactured कितने होंगे। अब keyboards की मैन्युफैक्चरिंग रेट क्या है, मैक्सिको प्लांट 40 per hour, तो in 45 hours it will produce how many, 45 into 40, that is 1800, and the Taiwan plant produces 20 per hour, so in 45 hours it will be producing 45 into 20, that is 900, that gives you a total of 2700 keyboards, that is option A. And now the last question of case study 1, that is question number 45. If the operating hours of Mexico plant are reduced by 5 and those of Taiwan plant are increased by 3, then the net production of keyboards will increase by 3.5%, will decrease by 3.5%, will remain constant, cannot be determined. अब क्या बोला है, ऑपरेटिंग आवर्स को वेरी कर रहे हैं, मैक्सिको प्लांट के ऑपरेटिंग आवर्स 5 रिड्यूस कर दिए। भाई कितने थे, हमने इनिशियली सॉल्व करा था मैक्सिको प्लांट एक्स ऑपरेटिंग आवर्स, तो हमने वैल्यू निकाली थी 75, अब कर दिए 70। और ताइवान प्लांट के क्या करा, दोज ऑफ द ताइवान प्लांट आर इंक्रीज बाय 3, पहले वाई की वैल्यू हमने निकाली थी ताइवान प्लांट के ऑपरेटिंग आवर्स 50, उसको इंक्रीज कर दिया 3 से, मीन्स अब कितने बन गए 53। एज अ रिजल्ट द नेट प्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड्स इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, कांस्टेंट रहेगी, ये बताना है। अब कीबोर्ड्स की बात करें तो मैक्सिको प्लांट पर आवर कितने 40,
तो 70 आवर्स के अंदर हाउ मच विल इट प्रोड्यूस? 2800। और 53 आवर्स के अंदर हाउ मच विल इट प्रोड्यूस? ताइवान प्लांट 20 पर आवर, तो 53 आवर्स में 1060। ठीक है, तो टुगेदर दे विल बी प्रोड्यूसिंग हाउ मच? 3860। अच्छा, ये इनिशियली प्रोड्यूस कितना कर रहे थे? 4000 कीबोर्ड्स प्रोड्यूस कर रहे थे, और अब कितनी रहेगी प्रोडक्शन? 3860। तो इंक्रीज हुई क्या डिक्रीज? इट डिक्रीज्ड। कितनी डिक्रीज हुई है? 4000 से कहां पे पहुंच गए हम? 3860 तक। तो 140 का डिक्रीज हुआ। कितने पे? 4000 पे। परसेंटेज निकालनी है तो इंटू 100। इसको कर लें, 14/4, that is 3.5%. So the production of keyboards will decrease by 3.5%, that is option B. And now we pass on to case study 2. Let's read it. There are two windows in a house. One of the window is at a height of 2 meters above the ground, and the other window is 4 meters vertically above the first. Figure given है. Ankit and Radha are looking at a balloon at point E from the windows at G and F respectively. And then there are the questions. There are two windows in a house. ये figure given है. There are two windows in the house at G and at F. Ankit and Radha are looking from these windows respectively. Ankit is at G and Radha is at this window at F. They are looking at a balloon at E. So balloon is at E. G window की जो height है, that is 2 meter, and the window at F is exactly 4 meter above the first one. Who is closer to the balloon? Ankit or Radha? Who is closer to the balloon? यहां पे एंगल गिवन है 30 डिग्री, यहां पर एंगल गिवन है 60 डिग्री. ठीक है. Who is closer to the balloon? Ankit, Radha, or both are at equal distance, or you can't determine it. अब ये क्वेश्चन करना है हमने, तो देखते हैं. यहां पर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है. दिस इज गिवन टू बी H, दिस इज 4, दिस इज 2, जिसका हम यूज कर सकते हैं. देखो, अब हमारे को तो ये बताना है दोनों में से कौन क्लोजर है. वैसे तो फिगर देख करके पता लग ही रहा है. हु इज क्लोजर टू द बैलून? द पर्सन हु इज हेयर मीन्स एट F कौन है? राधा. तो राधा मस्ट बी क्लोजर. देखते हैं कैसे. ये चीज हमें पता भी लग जाएगी. अभी ये डिस्टेंस हमारे को नहीं पता. लेट दिस बी x. तो h बाय x एक रिलेशन मिल जाएगा मेरे को. h बाय x दैट इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, दैट इज 1/√3. तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ गई h√3. x आ गया h√3. तो इसकी जगह मैं रख सकता हूं h√3. अगर ये h√3 है तो दिस विल ऑल्सो बी h√3. अब अगर आप देखो, ये h है और ये कितना है? 4. ये इधर गिवन है. तो ये टोटल कितना हो गया? h बाय h प्लस 4. तो h प्लस 4 अपॉन h√3 इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, दैट इज √3. तो यहां से मेरे पास आ गया h प्लस 4 इज इक्वल टू 3h. तो 2h इज इक्वल टू 4. तो h कम्स आउट टू बी 2. तो ये आ गया 2 मीटर और ये आ गया 2√3. तो नाउ आई कैन इजीली फाइंड EF एज वेल एज EG. दोनों लेंथ हम फाइंड कर सकते हैं. ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से भी कर सकते हैं और पाइथागोरस की हेल्प से भी कर सकते हैं. यहां पर अगर आप देखो, ये 2 है, तो आई कैन फाइंड दिस लेंथ. दिस कम्स आउट टू बी 4 EF.
और यहां पे अगर हम करें तो ये 6 है और ईजी निकालना था, तो 6 over EG is equal to sin 60 that is √3/2। तो यहां से EG की लेंथ आ गई 12/√3 that is 4√3। तो ये आ गया 4√3। तो who is closer? Radha is definitely closer to the balloon। So 46th question, option B is the correct one। And now the next question, question number 47. The distance of the point on the ground vertically below the balloon from the building। Building कौन सी है? This is the building। बैलून यह है, बैलून के वर्टिकली बिलो ऑन द ग्राउंड, इस पॉइंट का डिस्टेंस बिल्डिंग से मींस दिस डिस्टेंस इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अभी लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये डिस्टेंस फाइंड करा, देखो ये लिखा हुआ कितना, 2√3 मीटर। तो आंसर इज ऑप्शन सी। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। H इज इक्वल टू, H क्या था, ये चीज थी। अभी फर्स्ट पार्ट करने के लिए हमने ये फाइंड करा कितना, 2। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 49। हाइट ऑफ द बैलून फ्रॉम द ग्राउंड इज ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। बैलून की हाइट ग्राउंड से मींस ये टोटल। अब अगर आप ध्यान दो, ये 2 और ये 4 मींस दिस इज 2, दिस इज 4, ये तो गिवन था, ये हमने अभी फाइंड कर लिया। तो ये टोटल हाइट कितनी आ गई बैलून की, 2 + 4 + 2 दैट इज 8। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एंड फाइनली द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्री बोर्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। डिस्टेंस ऑफ द बैलून फ्रॉम अंकित इज, अंकित कहां पर है, एट द विंडो एट जी। यहां से बैलून का डिस्टेंस, तो यहां से बैलून मींस ये डिस्टेंस EG डिस्टेंस, और ये हमने ऑलरेडी फाइंड करा इन द फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज 4√3। तो विच ऑप्शन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। एंड विद दिस the discussion of pre-board 3 is over. Hope all of you have enjoyed the discussion. If you have really liked the discussion, then share the video with your friends and also subscribe to the RN Classes Private Limited channel on the YouTube.